स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ज्ञान संग्रह में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार में शिक्षकों के जो अवकाश का नियम है उसका जो है यहाँ पर संशोधित नियम जो है आप लोगों के लिए जारी हो चुका है, जिसको जो है बिहार सेवा संहिता अवकाश नियम कहा गया है। और ये अभी नया नियम नहीं है, बल्कि ये काफ़ी पुराना है। 1952 से यह चलता हुआ आ रहा है। उसमें जो है यहाँ पर कई सारे चीज़ें आप लोगों के लिए निकल करके आया है, जिसमें आप लोग का सीएल, एसएल, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, अर्जित अवकाश, जितने भी तरीके का आप लोग को अवकाश मिलता है उसका पूरा डिटेल्स में बताया गया है। और साथ ही साथ नियोजित बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षकों को कौन कौन सा अवकाश मिलेगा वो भी यहाँ पर उसमें स्पष्ट कर दिया जा चुका है कि जो नियमित कर्मचारी होंगे यानी कि राज्य कर्मचारी उनको कौन कौन सा अवकाश मिलेगा। वहीं अगर बात करिएगा कि जो नियोजित होंगे उनको कौन कौन सा अवकाश मिलेगा, कौन सा अवकाश जो है आप लोग का वैतनिक है और कौन सा अवैतनिक है, ये आप लोग का जो है यहाँ पर पूरा डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए हम लोग आप लोग को पहले डिटेल्स में बिहार सेवा संहिता अवकाश नियम को बताते हैं। और उससे पहले ये जो बिहार सेवा संहिता अवकाश नियम जो वायरल किया जा रहा है ये कब से शुरू हुआ है, तो जब से जो है बात करिएगा माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी ने एक सवाल का जवाब दिया है, जिसमें जो बीपीएससी शिक्षकों से संबंधित है कि उनको अभी जो उनका प्रोबेशन पीरियड है उसमें जो है उनको कौन कौन सा अवकाश मिल सकता है। और बेसिकली ये जो सवाल पूछा गया था, ये सवाल पूछा गया था यहाँ पे संदीप सौरभ जी के द्वारा। और सवाल पूछा गया था कि परीक्षा अवधि के दौरान चिकित्सा अवकाश उनको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो इसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट तौर पर जवाब दिया था। और यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया था कि परीक्षा अवधि में जो भी यहाँ पर उनको अवकाश मिलेगा उस पर जो है यहाँ पर उनका जो नियमावली है उसके अनुरूप मिलेगा। जिसके बाद यहाँ पर उस नियमावली की खोज होने लगी, जिसके तहत यहाँ पर शिक्षकों को अवकाश मिलता है। तो वही आप लोगों के लिए डिटेल्स में लेकर के आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग को डिटेल्स में सारा एक एक करके बताते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके सारा यहाँ पे आप लोग को कौन कौन सा अवकाश मिलता है, कौन सा नियम के ऊपर मिलता है। तो नियम 152 के तहत आप लोग को अवकाश मिलता है, जिसमें छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है या पूरी तरह से समक्ष प्राधिकार के विवेक पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सेवा संहिता जो कि 1 दिसंबर 1952 से लागू है। और इसके अनुसार ही आप लोग को जो है यहाँ पे बिहार में जितने भी कर्मचारी है, चाहे वो नियोजित हो नियमित हो जो भी हो, सभी को इसी के हिसाब से अनुमानीय अवकाश मिलता है। आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे जो यहाँ पर आप लोग का सीएल है उसकी। तो यहाँ पे वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या 6926 दिनांक 28/7/1973 के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में कुल 16 दिनों के आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किया गया है। यानी कि आप लोग को टोटल 16 दिनों का सीएल मिलेगा, चाहे आप नियोजित हो नियमित हो, किसी भी तरह के शिक्षक हो या फिर कर्मचारी हो, तो आप लोग को 16 दिनों का सीएल मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर है कि 8 दिनों तक की आकस्मिक अवकाश स्वीकृत की जा सकती है। ये यहाँ पर आप लोग को समझने वाली चीज है। 8 दिनों तक किया जा सकता है, लेकिन अगर छुट्टी और रविवार वगैरह मिलाकर के अधिकतम 12 दिनों की छुट्टी का उपभोग ये किया जा सकता है। लगातार 12 दिनों से अधिक होने पर उपार्जित यानी कि ईएल को जो है उसमें गणना शुरू कर दिया जाएगा। जैसे कोई अगर शिक्षक है जो कि 12 दिनों का सीएल लगाते हैं, परंतु उनका जो है यहाँ पर उसके ज्यादा उनका सीएल होना शुरू हो जाता है, तो सिर्फ 12 दिनों के सीएल का कटौती किया जाएगा, बाकी उनका जो है यहाँ पे ईएल का कटौती किया जाएगा। ये यहाँ पे अब बताया जा रहा है। उसके बाद आकस्मिक अवकाश का उपयोग न होने पर व्याप्त लैप्स हो जाता है। यानी कि आप अगर एक साल में 16 छुट्टी नहीं लेते हैं तो अगले साल वो जोड़ करके नहीं दिया जाएगा, अब बल्कि वो जो है खत्म हो जाएगा आपका। विशेष अवकाश की बात करिएगा तो वित्त विभाग बिहार पटना के पत्रांक 1977 का यहाँ पे अगर बात करिएगा तो 4/4/1992 द्वारा नियमित महिला कर्मचारियों को प्रत्येक माह के 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किया गया है, जिसमें नियोजित शिक्षिका को भी सम्मिलित किया गया। तो बिहार में जितने भी 3 लाख नियोजित नियमित बीपीएससी वाले जो शिक्षिका है सभी को 2 दिनों का ऐच्छिक यहाँ पे उनको जो है स्पेशल अवकाश मिलेगा। अगला है प्रतिबंधित या ऐच्छिक आकस्मिक अवकाश। तो एक कैलेंडर वर्ष में 3 दिनों के
3 दिनों के प्रतिबंधित अवकाश का प्रावधान किया गया है। एक कैलेंडर वर्ष में सरकार द्वारा घोषित प्रतिबंधित अवकाश की सूची में इच्छा के अनुसार किन्हीं 3 अवकाश का उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद आकस्मिक अवकाश का उपभोग न होने पर उसको जो है लैप्स कर दिया जाएगा, यानी कि व्यापक कर दिया जाएगा, यानी कि अगले साल वो आप लोग को नहीं मिलने वाला है। और इसके अंतर्गत जो है बीपीएससी और जो अभी विशिष्ट वाले बनेंगे शिक्षक वो यहाँ पे आएंगे। नियम 228, 230 और 248 को देखिएगा, ये उपार्जित अवकाश से संबंधित है। तो नियम 228 के अंतर्गत यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या क्या चीज है कि विश्रामावकाशी विभाग होने के कारण शिक्षक के मामले में चूंकि लगभग 60 दिनों का अवकाश यथा ग्रीष्म अवकाश, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा इत्यादि का सामूहिक अवकाश होता है, शेष 305 दिनों में 22वें भाग के बराबर उपार्जित अवकाश देय होगा। यानी कि 305 का अगर 22 से विभाजन करिएगा तो आपका जो है लगभग यहाँ पे अगर बात करिएगा तो 13 यहाँ पर आता है। तो 13 दिनों का जो है यहाँ पे उपार्जित आप लोग को अवकाश मिलना चाहिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप लोग को 11 दिन का अवकाश दिया जा रहा है अगर नियोजित है। तो यहाँ पे अगर इसको भाग करते हैं 305 को 22 से, तो आप लोग का जो है 13 दिन मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिलता नियोजित को 11 है। और जितने भी बीपीएससी और साथ ही साथ जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उनको 13 दिनों का यहाँ पे मिलेगा अगर वो शिक्षक है तो। अगला यहाँ पे नियम देखेंगे तो नियम 230 के अंतर्गत यहाँ पर अर्जित छुट्टी अंशतः या समुचित दी जा सकती है। ये यहाँ पे नियम 230 कहता है कि अर्जित छुट्टी जो है अंशतः या समुचित, यानी कि कोई अगर चाहे तो एक एक करके ले सकता है या एक साथ पूरा ले सकता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद अगला नियम 248 क की अगर बात करेगा तो छुट्टी शुरू होने के पूर्व के पूर्ववर्ती 10 महीनों में औसत मासिक वेतन के बराबर वेतन देय होगा, यानी कि औसत करके दिया जाएगा और 10 महीने को औसत मासिक वेतन के बराबर ही यहाँ पे दिया जाएगा। ये यहाँ पर आप लोग का उपार्जित अवकाश से संबंधित है। अगला यहाँ पर है आधे वेतन पर की छुट्टी नियम, यानी कि ये हाफ पेपर जो यहाँ पर है निजी काम के लिए या स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर ये जो है आप लोग को मिलेगा। सरकारी सेवक को प्रति वर्ष 20 दिनों का आधे वेतन पर की छुट्टी दिए जाने का प्रावधान है और इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाएगी। यदि किसी सरकारी सेवक की कुल सेवा अवधि 15 वर्ष हुई है तो आधे वेतन की छुट्टी कुल 300 दिनों की यहाँ पे हो जाएगा। यानी अगर मान लेते हैं किसी का 20 हो गया तो 20 अगर जो है तो उसका 400 दिन की यहाँ पे आधे दिन का जो है वेतन पर आधे वेतन पर वो रह सकते हैं। आधे वेतन पर छुट्टी तब तक न दी जाए जब तक कि सक्षम प्राधिकार के अविश्वास हो कि छुट्टी के पश्चात सरकारी सेवक अपने कर्तव्य पर लौट आएगा। मृत्यु की स्थिति में यह नहीं संभव है। अगला यहाँ पर रूपांतरित अवकाश नियम 234 की अगर बात करेगा तो सरकारी सेवक अपनी पसंद के आधे वेतन पर बाकी छुट्टी को पूरे वेतन पर की छुट्टी को रूपांतरित करवा सकता है। यह केवल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर ही मिलेगा, परंतु पूरी सेवा काल में 180 दिनों से अधिक नहीं होगा। 180 दिन आपको पूरा यहाँ पे पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो बचा हुआ है उसको आधे दिन पर आप लोग का रूपांतरित छुट्टी के साथ उपार्जित अवकाश भी दी जा सकती है। रूपांतरित अवकाश तब तक नहीं जाए जब तक कि सक्षम प्राधिकार से उसको नहीं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रसव अवकाश जो कि मैटरनिटी लीव होता है। तो यहाँ पर 2 से कम जीवित संतान वाली महिला सरकारी सेवक को कुल 180 दिनों की प्रसव छुट्टी अनुमान्य है, यानी कि महिला शिक्षिका को 180 दिनों तक जो है वो मातृत्व अवकाश ले सकते हैं। ऐसी छुट्टी से संबंध सरकारी सेवक का छुट्टी वेतन वही होगा जो वह छुट्टी पर जाने के पहले कर्तव्य से रहते हुए पाता था। उसके बाद यहाँ पर है कि प्रसव अवकाश के साथ कोई भी दूसरी तरह की छुट्टी दी जा सकती है, लेकिन प्रसव छुट्टी के क्रम में मांगी गई किसी भी तरह की छुट्टी तभी दी जा सकती है जब तक निवेदन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित नहीं हो। ये यहाँ पर समझने वाली चीज है कि अगर आप जो है प्रसव के बाद जो 180 दिनों का उसके बाद आप जो है अन्य अवकाश ले सकते हैं। प्रसव छुट्टी लेखे के विकलित न की जाए। यहाँ पर है इस नियम के अधीन प्रसव छुट्टी गर्भस्त्राव से गर्भपात के मामले के भी निम्न शर्तों के अधीन भी रहते हुए भी दी जा सकती है। छुट्टी की अवधि 6 सप्ताह से अधिक न हो और
दूसरा है कि छुट्टी आवेदन निबंधित चिकित्सक के प्रमाण पत्र द्वारा समर्पित हो, किंतु संदेहास्पद मामले में असैनिक शल्य चिकित्सा या कि किसी चिकित्सा पदाधिकारी के प्रमाण पत्र पर हो। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगला जो आया वो पितृत्व अवकाश का है। तो पितृत्व अवकाश का देखिएगा, कम से 2 संतान कम जीवित वाले पुरुष सरकारी सेवकों को एक बार में 15 दिनों का प्रसव छुट्टी अनुमान्य है। पितृत्व अवकाश संतान की संभावित जन्म तिथि से 15 दिन पूर्व से 6 माह के बाद तक उपयोग किया जा सकता है। छुट्टी में एकमुश्त 15 दिनों हेतु देय है। ऐसी छुट्टी के संबंध में सरकारी सेवा का छुट्टी वेतन वही होगा जो वह छुट्टी पर जाने के पहले कर्तव्य स्थान। पितृत्व अवकाश के साथ कोई भी दूसरी तरह की छुट्टी दी जा सकती है, लेकिन पितृत्व छुट्टी के क्रम में मांगी गई किसी तरह की छुट्टी तभी दी जा सकती है जब तक निवेदन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के समर्पित न हो। पितृत्व छुट्टी देने के यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नियम 220(1) यहाँ पे अगर देखिएगा, शिशु देखभाल अवकाश तो वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 640 दिनांक 19/1/1915 द्वारा बिहार सेवा द्वितीय संशोधन संहिता 2024 के तहत नियम 220 के बाद नियम 220(a) अंतस्थ है। इस नियम के तहत अवयस्क संतान वाली महिला सरकारी सेवक को उनकी समस्त सेवा अवधि के दौरान केवल 2 संतानों तक उनकी परीक्षा, बीमारी की दशा में पालन पोषण या देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी कि 730 दिनों की देखभाल अवकाश का प्रावधान किया गया है। शिशु देखभाल अवकाश का अधिकतर पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में मंजूर करने वाले पदाधिकारी की पूर्वानुमति एवं उचित मंजूरी यानी कि स्वीकृति के बिना कोई कर्मचारी छुट्टी पर प्रस्थान नहीं कर सकता है। शिशु देखभाल अवकाश 15 दिनों से कम के लिए मंजूर नहीं होगी। ये यहाँ पर समझ लीजिए, अवकाश के दौरान पड़ने वाले राजपत्रित अवकाश शनिवार एवं रविवार की भी गणना की जाएगी। शिशु देखभाल अवकाश परिवीक्षावधि के दौरान मंजूर नहीं की जाएगी। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, शिशु देखभाल अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक मंजूर नहीं की जा सकती है। ऐसी छुट्टी से संबंध सरकारी सेवा की छुट्टी वेतन वही होगा जो कि वह छुट्टी पर जाने से पहले कर्तव्य से रहते हुए पाता था। शिशु देखभाल अवकाश अवधि में मूल वेतन, महंगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता ही दे होगा। अगला यहाँ पर है कि परिवहन भत्ता या नियत भत्ता भुगतान नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। उसके बाद है नियम, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, विशेष परिस्थिति के लिए जब कोई अन्य अवकाश आवेदक के जिम्मे शेष नहीं है, ऐसी छुट्टी देखे के विकलित नहीं की जा सकती। ऐसी छुट्टी में कोई छुट्टी वेतन अनुमान्य नहीं है। छुट्टी मंजूर करने के लिए शक्तिमान प्राधिकारी किसी अनुमान्य छुट्टी के साथ या क्रम में असाधारण छुट्टी दे सकता है और बिना छुट्टी के अनुपस्थित की कालावधि के भूतलक्षी प्रभाव के साथ असाधारण छुट्टी में रूपांतरित कर सकता है। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए पूरा डिटेल्स में यहाँ पर छुट्टी आ चुका है। अब अगला जो है, सेवा के 3 वर्ष के कम पूर्ण होने की स्थिति में अधिकतम 3 माह का असाधारण अवकाश दिया होगा। सेवा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर क्षय एवं कुष्ठ रोग के इलाज हेतु अधिकतम 18 माह का असाधारण अवकाश दिया होगा। अवकाश के वापस आने के क्रम में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने का बॉन्ड भरकर देना होगा, अन्यथा की स्थिति में प्राप्त वेतन का 10 गुना ब्याज सहित सरकार को भुगतान करना पड़ेगा। अब उसके बाद फिर जो है आप लोग को देखना होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैलरी। यहाँ पे असाधारण अवकाश यहाँ पर आप लोग का है कि नियम 76 के लगातार 5 वर्ष के अधिक कर्तव्य से अनुपस्थित रहने पर सेवा समाप्त की जाएगी, भले ही पूर्व स्वीकृत अवकाश पर हो। वेतन वृद्धि पिछले 12 माह में लगातार 6 माह की सेवा पूर्ण होने पर ही अनुमान्य होगा। अध्ययन अवकाश की अगर बात करेगा तो 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अनुमान्य, परंतु सेवानिवृत्ति के 3 वर्ष पूर्व देय होगा। न्यूनतम 12 महीने और अधिकतम 24 महीने, विशेष परिस्थिति में 29 महीने तक बढ़ाया जा सकता है और ये अवैतनिक सवैतनिक दोनों तरीके से मिल सकता है। छुट्टी स्वीकृत करने सक्षम पदाधिकार बिहार नियमावली 21 के अधीन चतुर्थ आकस्मिक और प्रतिबंधी का ऊपर के स्तर कैसे बताया, जिसके अधीन संबंधित सरकारी सेवक कार्यरत है, जैसे एचएम हो गया। आकस्मिक एवं प्रतिबंधित से संबंधित अन्य अवकाश जिस पदाधिकारी के अधीन संबंधित कर्मी कार्यरत है, उसकी अनुशंसा पर संबंधित विभाग अध्यक्ष यहाँ पर होगा। और उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कन्हैया प्रसाद के द्वारा जारी किया गया पत्र था, जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सा जो है अवकाश पर जो है आप लोग को सैलरी मिलेगा और कौन कौन से पे नहीं मिलेगा, और साथ ही कौन कौन से अवकाश आप लोग ले सकते हैं। तो किसी
सरकारी सेवक को पितृत्व अवकाश की स्वीकृति मैटरनिटी की संभावित तिथि से 15 दिन पहले से 6 महीने बाद की अवधि के बीच लगातार 15 दिनों के लिए स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। तदनुसार आवेदन प्राप्त होने पर पितृत्व अवकाश का स्वीकृति के मामले में गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जाए। सामान्यतः परीक्षामान अवधि में पितृत्व अवकाश को डिस्करेज किया जाए, यानी कि इसको नहीं दिया जाए। यानी कि आप अगर अभी आप परिवीक्षा अवधि में है तो आप लोग को ये नहीं मिलेगा। उसके बाद महिला सरकारी सेवक को मात्र 2 संतानों के लिए मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जा सकेगी, जो अवकाश प्रारंभ होने की तिथि से लगातार 180 दिनों तक होगी। उसके बाद अगला है कि बिहार सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्या 640 दिनांक 19/1/2015 जो बिहार सेवा द्वितीय संशोधन संहिता 2024 के परिप्रेक्ष्य में शिशु देखभाल साधारणतः परिवीक्षा अवधि के दौरान मंजूर नहीं की जाएगी। यहाँ पर शिशु देखभाल अवकाश जो है वो नहीं दी जाएगी, लेकिन बाकी अगर यहाँ पे मातृत्व अवकाश की बात करिएगा तो वो सभी को मिलेगा। उसके बाद है कि बिहार सरकार के विद्यालय में 6 दिवसीय कार्य व्यवस्था, इसलिए विद्यालय अध्यापक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश अनिवार्य है होगा, परंतु नियुक्ति वर्ष में जितने महीने इन्होंने काम किया हो उतने महीने का समानुपातिक आकस्मिक अवकाश ही अनुमान्य किया जाएगा। मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश एवं उपार्जित अवकाश अवैतनिक अवकाश है, परंतु भत्तों का भुगतान सरकार द्वारा निर्गत प्रावधान के अनुरूप किया जाएगा। बिहार सेवा संहिता के नियम 152 के अनुसार छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है। यदि लोक सेवा के लिए नितांत आवश्यक हो तो छुट्टी स्वीकृत करने हैं तो सक्षम प्राधिकार अपने विवेक से इस पर किसी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकृत या रद्द कर सकते हैं।